बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अदनान। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज की जो दिलचस्प स्टोरी है आगाज़ की वो ये है कि आपके सबके पसंदीदा हुमायूं सईद और उनके माहिरा खान उनकी एक नई फिल्म आ रही है। उसने आने से पहले ही बल्कि धूम मचा दिया। अच्छा, माहिरा खान और हुमायूं सईद को आपने पहले भी एक फिल्म में एक साथ देखा था और अब वो एक बार फिर से बड़ी पर्दे पर आपको नजर आएंगे। और ये फिल्म जो है इसका नाम है लव गुरु। नाम से लग रहा है कि हुमायूं सईद लव गुरु बने हुए हैं। वैसे मेरे ख्याल में उनको देखने जाए तो काफी रोमांटिक किरदार अदा करते रहते हैं। इस बार हीरो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए। बिल्कुल, इस बार वो दूसरों को मोहब्बत करना सिखाएंगे क्योंकि गुरु का किरदार अदा करेंगे। अच्छा जी, इस मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी वो शेयर की गई पोस्ट और उसमें बताया जा रहा है कि फिल्म को हंसी, मोहब्बत और बहुत सारे जज्बात का इम्तजाज करार दिया जा रहा है। और ट्रेलर में हुमायूं सईद बज़ाहिर एक अहम किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। फिल्म इस ईद-ए-कुर्बान पर रिलीज पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमारे ये सितारे जगमगा रहे हैं। कुछ ऐसे आपको चेहरे भी नजर आएंगे जो इससे पहले फिल्म में आपको दिखाई नहीं दिए थे, बड़ी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए थे। ड्रामों में आप इनको देखते हैं, पसंद करते हैं और इनके अंदर मौजूद हैं मरीना खान, सुहाय अली, अबड़ो और मोमिना इकबाल भी हैं। जावेद शेख भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। और जनाब ये फिल्म पाकिस्तान से बाहर भी पिक्चराइज की गई है। दुबई के शॉट्स इसमें दिखाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये पिक्चराइज हुई है। आई थिंक ये लंदन के सीन भी दिखाए जा रहे हैं इसके अंदर। तो जुनैद, लगता ये है कि इस बार बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी आपको। होप सो, उम्मीद करते हैं। लोग जो मायूसी का शिकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, हमारी मूवीज को लेके, अब वो कुछ बेहतर देख पाएंगे और बननी भी चाहिए। और इसमें कहा यह जा रहा है कि आपको हंसाएगी भी ये मूवी, रुलाएगी भी और एक बार फिर से मोहब्बत का एहसास भी दिलाएगी। ये कैसे होगा? इसका मतलब है इमोशन से भरपूर है और इसके अंदर जो स्टोरी है उसका जानदार होना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी होती है, हमारे सॉन्ग्स भी अच्छे हो गए, लेकिन स्टोरी में स्क्रिप्ट के अंदर आके हम थोड़े से मार खा जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को, इन कमियों को पूरा किया जाएगा। अच्छा, हुमायूं खान सभी के दिलों को पसंद करते हैं उनको और उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में है। मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जब वो ड्रामों में काम करते थे तो ज़्यादा मुझे पसंद थे। अब वो मूवीज़ के अंदर आके एक तो वो इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं, हर मूवी का हिस्सा होते हैं और उसके बाद अच्छा, हमारे पास हीरो भी तो बहुत कम है जुनैद, हम क्या करें? फुकदान है हमारे पास, शान है। अगर आप ज्वाइन कर लेते फिल्म इंडस्ट्री तो फिर यकीनी तौर पे हुमायूं सईद के बाद हमें कोई और हीरो भी देखने को मिलता। तो हम तो अब बुजुर्गी की लाइन में आ गए। अच्छा, लेकिन वो भी बुजुर्गी की लाइन में मैं बचपन से देख रही हूँ। हालांकि हम उनको बचपन से देख रहे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग बनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमारे बचपन में भी ऐसे ही नजर आते थे और अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसे ही नजर आते हैं। जड़ी बूटी खाते। अच्छा, ये भी शहजाद राय, शहजाद राय की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह अली जफर, आप अली जफर को देख लें, अली जफर की एज देख लें और अली जफर अभी भी आपको लगे 19-20 साल के। ये मोटिवेशन बहुत अच्छी है उनके फॉलोअर्स के लिए भी और उनका मानूर बलोच को आप देख लें। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी शायद बूढ़े नहीं होंगे और पता नहीं कौन सा इन्होंने अमृत रस पी रखा है। उम्मीद करते हैं कि इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे, जिसको आने में अब लगभग एक माह ही रह चुका है और इसके लिए अच्छी एंटरटेनमेंट ला रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। हुमायूं सईद और ये जो माहिरा खान की मूवी है लव गुरु, ये देखने के लिए ज़रूर जाएगा। सिनेमाघरों पे इसे पेश किया जाएगा और उम्मीद करते हैं ट्रेलर देख के आपकी एक्साइटमेंट मजीद बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते नाज़रीन, आज की जो अहम खबरें हैं उसमें सबसे पहली खबर यही होगी कि पाक भारत तनाज़ा, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की फाइनली पेशकश कर दी है। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तवक्को तो बहुत की जा रही है, लेकिन ये पेशकश पहले भी होती रही, बहुत से रेजोल्यूशंस भी आई, लेकिन भारत इनकारी है उन पर अमल दरामद से। तो इस बार कैसे अमल होगा? भारत अभी भी बज़िद है कि पाकिस्तान ने सारी तकरीबकारी की। हालांकि रॉ के जो इस वक्त दस्तावेजात सामने आए हैं उनके मुताबिक जो तमाम तर तकरीबकारी थी, उसकी प्लानिंग थी, वो तमाम तर रॉ की जानिब से पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है, बदनामी ज़माना। ये भारतीय एजेंसी है रॉ, जिसके ऊपर जिसके दस्तावेजात सामने आए हैं कि ये खुफिया एजेंसी खुफिया दस्तावेजात अपने खुफिया नहीं रख सकी है और उसके ऊपर मोहर देखी जा रही है, क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट की मोहरें सब है, जिसके अंदर वो पहलगाम का वाकया हो या दीगर वाकयात हो और इस तरह के तमाम वाकयात की प्लानिंग की जा रही है। चोरी भी करने की कोशिश की, वो उसमें के अंदर भी कामयाब नहीं हो सके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। दो चीज़ें, एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये ऑफ़र किया जाना, पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा है कि जी सबूत लेकर आएँ, हम उस पर भी ताउन के लिए तैयार हैं। इस वाक़े की मजम्मत हम कर चुके, लेकिन हमने ये भी कह दिया कि हमें हमारी शराफत को या हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन भारत तो फिर भी हटदर्मी पर कायम है। आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और ये जो रॉ के
डॉक्यूमेंट्स अफशा हुए हैं, ये जो राज अफशा हुए हैं, इस पर अब क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए दुनिया का? ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हम कोशिश करेंगे ब्रिगेडियर साहब से दोबारा रब्ता करने की। मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है और सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि अब बघलियार डैम से पाकिस्तान का पानी रोका गया है। लगभग 35,000 क्यूसेक का पानी रोका गया है, लेकिन पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि ये ज़्यादा अरसे तक साजिश या वारदात भारत करने की पोजीशन में नहीं है। और जनाब, जो दस्तावेज़ात खुफिया रॉ के दस्तावेज़ात लीक हुए हैं, उसके अंदर आपको बताएं कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने, आज़ाद कश्मीर में फ़ौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने और इसके साथ साथ सेंतास मुआहदे की मनसूखी शामिल थी। और इसका फ़ायदा उठाया जा रहा था जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वहाँ पर दौरे भारत पर में मौजूद थे। तो जम्मू कश्मीर में जो अस्करियत पसंदी से मुतालिक कशीदगी है, उसके तनाजुर को उसको बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ये सारी तकरीबकारी की गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनहास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये तमाम तर सूरत हाल आपके भी सामने है और दुनिया के सामने भी हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर अब अक़वाम मुत्तहिदा ने सालसी की पेशकश कर दी है। भारत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत अपनी तकरीबकारियों से बाज नहीं आ रहा। कल भी पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का। आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस सालसी का नजर आएगा हमें? जी बिल्कुल। इस वक्त जो इंडिया की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो मैं ना मानूं की रट लगाए बैठी है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन क़यादत जो है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जो एलामिया जारी किया था, उससे बड़ा वाज़े और बहुत ही रेस्ट्रेंट वाला एक स्टेटमेंट दी थी कि हम फुल स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करेंगे नेशनल पावर के। तो नेशनल पावर के अंदर आपकी डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड देन कन्वेंशनल और फिर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान अपनी इनिशियल दो जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड है और ये ग्लोबल विलेज बनी हुई है और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है एक मुल्क के दूसरे मुल्क से। तो लिहाजा अगर आप देखें तो P5 के अंदर से चाइना ने, रशिया ने पाकिस्तान का हक में स्टेटमेंट दी है, ईरान साथ खड़ा है, तुर्की साथ खड़ा है, सऊदीया साथ खड़ा है, इसी तरह दीगर ममालिक, और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सी आवाजें आ रही हैं और अब तो खुद सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी कहा है। ब्रिगेडियर साहब, इस सब के बाद तो भारत का जो रवैया है वो माजरत ख्वाहाना होना चाहिए था, ना कि बघलियार डैम से पाकिस्तान का पानी रोके जाना। किशन गंगा डैम से भी कहा जा रहा है रोका जाने की कोशिश हो सकती है आजकल में। तो ये जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, इसके बाद भारत बजाय इसके कि माजरत करे, अब भी दरअंदाजी से, हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इस वक्त इंडिया जो उसमें इंतहा का प्रेशर है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो खुद मेरे ख्याल अपने सर्वाइवल स्टेक उसके बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आए हुए हैं। तो लिहाजा वो मैं ना मानूं वाली रेट तो लगाए रखेगी। लेकिन अभी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? हमने सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को देख लिया है और हम उसके ऊपर खासी इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन ये रियल पॉलिटिक्स की दुनिया है कि जहाँ पे माइट इज राइट की बात होती है। पिछले 20 सालों में बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके लाइक माइंडेड वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उन्होंने खासा इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया के अंदर। तो लिहाजा एक इंसिडेंट के ऊपर वो अपने 20 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको जाया नहीं करेंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो चाइना को लेकर जो रीजनल पुलिसमैन बनाने का दुनिया का ख्वाब है उसको साथ लेके आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन ऑफ कोर्स रेस्ट्रेंट की है और जितनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स की है उसको लेके आगे चलना है। ये तो पाकिस्तान कर रहा है ब्रिगेडियर साहब, ये तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन रॉ के दस्तावेजात सामने आ जाने के बाद आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? पाकिस्तान अब जो है वो इसको जिस तरह से दुनिया के सामने ला रहा था, मज़ीद क्लैरिटी के साथ ला के भारत को, गो कि आप सही कह रहे हैं कि 20-20 साल इन्वेस्टमेंट की गई है दीगर ममालिक की जानिब से भारत के अंदर, जो कि वो अपना नुकसान तो नहीं करवाना चाहेंगे दीगर ममालिक भी, इसलिए उनकी हिमायत भारत के साथ होगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि दीगर ममालिक भी दहशतगर्दी को तक़वियत देंगे, दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे जो कि भारत की जानिब से की जा रही है, और पाकिस्तान तो मुतासरीन ममालिक में से है? तो अब ये जो रॉ के दस्तावेजात सामने आए हैं, इसके बाद भी भारत को कॉर्नर नहीं किया जा सकेगा, आप नहीं समझते? जी बिल्कुल। देखिए, ऑलरेडी वो कॉर्नर हो रहा है, आइसोलेशन उसका बिल्कुल सामने नजर आ रही है दुनिया के। वो कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है इस वक्त के इंडिया और स्पेशली बीजेपी की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त आइसोलेटेड है। और इस आइसोलेशन के अंदर वो जो मजीद अभी जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं वो बड़ी मैं समझता हूँ, मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर आप एक छोटा सा नुक्ता समझें तो तमाम चीज क्लियर हो जाती है। क्योंकि मिलिट्री
और जो रॉ जो है आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉ का जो क़यादत है वो सिविलियंस की है, और सिविलियन क़यादत जो लगाते हैं वो बीजेपी लगाएगी और लाइक माइंडेड लोग लगाएंगे जो कि इंतहा पसंद काइंड ऑफ पॉलिसीज होंगी। तो लिहाजा जब रॉ ने ये सारा ड्रामा प्लॉट किया पहलगाम वाला, उसके बाद ऑपरेशन की तरफ जब जाने लगे तो मिलिट्री क़यादत वाज नॉट रेडी टू टेक जो है इंस्ट्रक्शन, इसी वजह से रेजिस्टेंस भी देखी जा रही है के साथ। तो लिहाजा उसको देखते हुए जो है वो मिलिट्री की आदत है, मैं समझता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जान के रिलीज किए हैं ताकि इस ऑपरेशन को रोका जा सके। क्यों? इसलिए कि एक तो मिलिटरीली इस वक्त इंडियन आर्मी तैयार नहीं है, वन, और सेकेंडली पहलगाम में कोई ठोस सबूत नहीं है। तो लिहाजा उनके अपने अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है, ये मोरल का जो लेवल है, वो इंतहाई, इसको गिट्टों के अंदर कहते हैं वो पंजाबी में, वो गिट्टों में उनके। बिल्कुल, लेकिन ये जो मिलिट्री की आदत नहीं है, बगैर साहब लीक की है। ये जो ऑफर की है एंटोनियो गुतेरेस ने मसालियत की, कहीं ये उस तरह की मसालियत ना हो जो हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 में बुनियादी हैसियत कश्मीर की ख़त्म कर दी गई। कुछ अरसा तो हम भी एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया और अब वो हथिया कर बैठे हुए हैं मकबूजा कश्मीर को। तो ये जो पानी वाला वारदात है, इसमें तो तमाम 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियां दांव पर लग जाएंगी। इसको मौसर तरीके से ना सिर्फ उजागर करना बल्कि दोबारा से असल पोजीशन पे बहाल करना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए फिर क्या करना होगा हमें? देखिए, ये पानी के मुतालिक भी जो कल बड़ा इंडियन मीडिया के ऊपर हाइप था, और उसको हम हमारे चैनल से भी किसी हद तक बाय भी किया, और कल के होने वाले टॉक शोज के अंदर मैं देख रहा था कि पानी के जो रोका जाना था चनाब के अंदर, उसको हमने कंसर्न के तौर पे लिया था। लेकिन अगर टेक्निकली देखें, विदाउट गेटिंग ऑप्टिमिस्ट कि इंडिया हमारे साथ अच्छा करेगा, और बगैर जो है वो उसमें उसके जो जाल में फंसे हुए, अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो जो आपके 3 दरिया हैं, इंडस, चनाब और ये जो झेलम रिवर है, इसमें 136 मिलियन एकड़ फुट पानी इसमें से निकलता है। अब इनमें 3 ये दरिया जो डैम बना रखे हैं इंडस ट्रीटी के हिसाब से, इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 3.6 3.5 मिलियन एकड़ फुट का पानी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों डैम है ये रन ऑफ द रिवर के ऊपर बने हुए, यानी पानी इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर पानी रोकेंगे तो फिर उनके अपने लोग जो है डूबेंगे, सैलाब उनके अंदर आएगा। अगर अभी आप देखिए, रात को था कि पानी रोका हुआ था और आज सुबह उन्होंने पानी छोड़ दिए, और अब उसी तरह से जो हमारे जो हेड्स हैं उसके अंदर ये तमाम पानी आ रहा और चनाब दोबारा से नॉर्मल चल रहा है। फिर तो यही कहा जा सकता है कि भारत पानी अगर रोक नहीं भी सकता, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको स्टोर करने की, इसके बावजूद वो रात को बंद करता है, सुबह उसको दोबारा खोल देता है, तो वो भुखलाहट का शिकार है, या फिर वो एक जो होता है कि जंग अभी शुरू है, जंग खत्म नहीं हुई है, बार बार छेड़खानी पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाकयात जो है वो भारत की जानिब से देखने को मिल सकते हैं। अगर अक़वाम आलम इसके ऊपर नजरसानी नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में, जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला भी ऐसे ही दबा दिया गया था, हमने भी एहतजाज किया, उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। डैम बनाना पहली बात है, जितने डैम बना दिए गए वो गैर कानूनी तरीके से बना दिए गए। इस तरह से रिवर्स के ऊपर डैम यकतरफा फैसले के तहत नहीं बनाए जा सकते थे। तो भारत को तो पहले ही किसी ने नहीं रोका। अगर अभी भी हमने अपना मौक़िफ़ बेहतरीन तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया, तो आपको नहीं लगता कि भारत को रोकना में नाकाम हो जाएंगे हम, और पानी जो कि हमारी लाइफलाइन भी है उससे हम हाथ धो बैठेंगे? इसमें देखिए, कोई शक ही कोई नहीं है। क्या पाकिस्तान स्टार्वेशन या कैद साली का सामना कर सकता है? 25 करोड़ की आबादी है, क्या हम उसको पानी के बगैर रख सकते? नहीं रख सकते। अगर वो जरा से भी करेंगे तो ज़ाहिर है कि यहाँ से ऑफेंसिव जाएगा, लेकिन चूंकि इसको तो कैपेसिटी नहीं है, अपने वो बिहार के इलेक्शंस के चक्कर में ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, दुनिया का उसके ऊपर प्रेशर है, और ये भी एहसास कि कल भी आई एम श्योर कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उनके नेट पे, या जो फॉरेन सेक्रेटरीज की हॉटलाइन है, इस नेट के ऊपर ये जो हरकत इंडिया ने की थी, बड़े वाज़ेह तौर पे कन्वे किया गया कि वी आर कंसर्न्ड, डोंट डू इट। ये लाजमी मैसेज पहुंचा होगा, तभी चनाब का पानी उन्होंने फिर 7-8 घंटे के बाद दोबारा खोल दिया। एक तो टेक्निकल वजह थी कि वो स्टोर कर नहीं सकते थे, वहाँ की लोकल जो जमीन है वो पानी के नीचे आ रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने खड़े होना था कश्मीर के अंदर। तो लिहाजा ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान तमाम कार्ड्स को अपने सीने के साथ रख के बड़े वाज़ेह तौर पे बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उस पर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज किया जाए। पाकिस्तान आर्मी हर वक्त तैयार। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जितनी भी डेवलपमेंट है अब तक की, पाकिस्तान की तमाम सिफारती कोशिशें, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफ़र किया जाना,
रॉ की डॉक्यूमेंट्स का लीक हो जाना, दुनिया का भारत के झूठ को बाय ना करना और वो रिस्पांस ना देना जो वो मांगना चाह रहे थे। आपको लगता है कि अब भी इस दबाव के बावजूद भी भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, कोई शरारत कर सकता है, और उसके लिए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का रद्देमल फिर क्या होना चाहिए और फिर क्या कोई स्टॉप होगा, कोई काबू कर पाएगा अगर ये आग भड़कती है तो? देखिए, मिस एडवेंचर आप इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इवॉल्विंग सिचुएशन है और वहां पे चूंकि इसका तो अपने कमिटमेंट ट्रैप के अंदर इंडिया बुरी तरह से फंसा हुआ है, स्पेशली मोदी, तो लिहाजा वो फेस सेविंग के लिए ये जरूर, ये डैमेज कंट्रोल के लिए वो जरूर कोई हरकत कर सकता है। लेकिन उसको मालूम है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अपनी ट्रेंचेस में मौजूद हैं और तमाम कॉन्टीजेंसीज के ऊपर वो प्लान किए बैठे हैं और एम्युनिशन भी हमारे पास है और जहाज वगैरह सारी तैयारी मौजूद है। लेकिन ये जो भी कुछ होगा ये लिमिटेड लेवल पे कश्मीर के अंदर होगा। और आप सुन भी रहे होंगे कि कुछ फायरिंग एक्सटेंसिव हुई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। और अभी 2 मिसाइल्स जो टेस्ट किए हैं हमने, फतेह और अब्दाली, इनकी रेंज देखें तो 250 और 120 किलोमीटर है। ये बड़े वाज़ेह तौर पे दिखा रहे हैं कि हमने ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की हमने टेस्टिंग भी कर ली है। यू ट्राई इट एंड वील गेट यू द टारगेट, जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर है। तो ये शॉर्ट रेंज 250 और 120 किलोमीटर बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि मकबूजा कश्मीर में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, वन, और सेकेंडली ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम, इस तरह की कोई चीज डैम्स के हिसाब से होती है तो उसको लेने के लिए हम तैयार हैं। तो लिहाजा सिग्नलिंग बड़ी वाज़ेह और इंशाल्लाह नहीं होगी। इंशाल्लाह नहीं होगा, किसी किस्म की दरअंदाजी भारत की जानिब से नहीं होगी। सलामती काउंसिल की भारत की दरख्वास्त पर जो बंद कमरा एक इजलास हुआ है, उसको किस नज़र से आप लेते हैं, जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को लेकर हुआ? और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी सालसी की पेशकश अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कर दी गई है। आपको क्या लगता है अगर सालसी के लिए भारत और पाकिस्तान मिल बैठते हैं तो किन ऑप्शंस पर सालसी होनी चाहिए, पाकिस्तान की शराइत क्या होनी चाहिए? देखिए, सालिसी की जहाँ तक बात है, वो अगर सेक्रेटरी जनरल ने सालिसी की तो इंडिया के तो फेवर में किसी सूरत ब्रिगेडियर साहब, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, वो भी फिर ज़रा बहस आएंगे जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो लिहाजा सालिसी की पेशकश जो इनिशियल इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन अगर वो एक स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस या स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की तरफ जाती है यूनाइटेड नेशन के उस परव्यू के अंदर, तो ये पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। तो लिहाजा इस वक्त जो भी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा है, इससे भी मोदी को बड़ी जो अवताट है और बुखलाहट में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हरकतें कर रहा है। और उसका स्पेशली मीडिया, उसको अगर आप देखें और अपनी रिपोर्टिंग को देखें, जो हमारे पाकिस्तानी चैनल है, जैसे आपका अच्छा चैनल है, और उसके अंदर हम कितने नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम जो हकीकत को सामने रख के बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं। जबकि इंडियन मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि जंग शुरू हुए 2 हफ्ते हो भी चुके हैं। इंडियन मीडिया को अगर देखा जाए ब्रिगेडियर साहब, तो ऐसे लगता है जैसे तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया है और उसके ऊपर बिठा दिया गया इंडियन मीडिया को भी। ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि ये सवालात उठाने चाहिए थे? इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब जहां पे 8 लाख फौज के होते हुए 1 घंटे तक वहां पर कोई नहीं पहुंचता, और पहुंचते ही 5 मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम धर दिया जाता है। ना कोई CCTV कैमरा है, ना किसी ने किसी को आते हुए देखा, ना जाते हुए देखा। 400 किलोमीटर LOC से अंदर किस तरह चले गए, फिर गायब कैसे हो गए? ये सारे सवालात आपको नहीं लगता उनसे पूछे जाने चाहिए गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल, देखें सेन वॉइसेस वहाँ पर भी हैं। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, वो गोदी मीडिया हम उसको कहते हैं, और वो जिस तरह से चीख की बात कर रहे होते हैं, वो चीखना जो है वो आपकी जो है वो अकल की दलील नहीं होती है, वो या किसी से अक्लमंदी नहीं होती, तो वो चीखते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सेन वॉइसेस उठ रही हैं, और इनसाइड जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, और इवन जो लेफ्टिस्ट हिंदू हैं, जो अमन पसंद हैं, तरक्की पसंद हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं और मोदी को वो सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने देखा हो कि इवन उनके जो रिलीजियस लीडर हैं, जो येलो क्लैड में होते हैं हिंदूज के, वो भी आके मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सेम वॉइसेस वहाँ पर भी हैं। और जो मिलिट्री के हिसाब से जो वहाँ पे सीनियर क़यादत है, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको भी अच्छी तरह से स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को मालूम है कि अगर कोई 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपस में लड़ाई करेंगी तो फिर वो ना सिर्फ सबकी जिंदगियां रिस्क पर होंगी। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनां साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो सेन वॉइसेस हैं उनका जरूरी है, जो वैलिड क्वेश्चन है वो इस साइड पे हो या बॉर्डर के उस तरफ हो, उन्हें उठाया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार से हो या उनकी सरकार से हो, क्योंकि इस किस्म का भोंडा जो झूठ है वो सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए या एक गवर्नमेंट के फायदे के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दाव पे लगा दे, ये इंसाफ नहीं होगा। और मोदी सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ेगा इस भोंडे मजाक का जो कि इस
वक्त उनकी जानिब से किया जा रहा है सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हो, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को किस तरह से 7 विकेट से हरा दिया। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं PSL 10 की। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 7 विकेट से हरा दिया है और आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान जो है उसको हराया कैसे पेशावर ज़ल्मी ने। माहिरा खान स्टेडियम में खुद पहुंची और यानी कि ये आखिरी कोशिश की है पेशावर ज़ल्मी ने अपने फैंस को स्टेडियम में लाने की और उन्हें जिताने की, और ये कोशिश काफी कामयाब भी हुई। बिल्कुल जी, माहिरा खान आई थी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए जो कि लव गुरु उनकी रिलीज हो रही है इस ईद पे, और जब माहिरा खान स्टेडियम पहुंची और लाहौर स्टेडियम में उन्होंने अपने रिक्वेस्ट की शायकीन क्रिकेट से भी और पेशावर ज़ल्मी उन्हीं की जुबानी देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरे ख्याल में तो ये चीटिंग है। ये देखें आप माहिरा खान को बुला के ले, बाकी बेचारे क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल बाकी टीम के साथ तो ये नहीं है। माहिरा ने गलत किया, पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ सपोर्ट क्यों कर रही है ना, वो किसी टीम को सपोर्ट करती हैं तो स्टेडियम में आ गया ना, बाकियों को भी सोचना चाहिए। सारी टीम्स अपनी है यार, सारी ताकि स्टेडियम तो भरे कम से कम अच्छे मैचेस। आपको क्या लगता है कि माहिरा खान की वजह से स्टेडियम भरेगा या क्रिकेट के शायकीन की वजह से? क्रिकेट जैसी हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको देख के तो स्टेडियम। चलिए जी, माहिरा खान के लिए स्टेडियम। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो कल के मैच के बारे में बताइएगा कि फाइनली किसी ना किसी तरीके से जीत ही गया पेशावर ज़ल्मी। जी बिल्कुल, फाइनली पेशावर ज़ल्मी जीत गई है और आई थिंक कि जितनी सपोर्ट पेशावर ज़ल्मी को कल के मैच में थी, शायद ही इससे पहले कभी पेशावर ज़ल्मी को इतना सपोर्ट किया हो, क्योंकि जो बाकी टीम्स की भी फैन फॉलोइंग है वो भी अप टू सम एक्सटेंट पेशावर ज़ल्मी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी। तो इसकी क्या वजह थी अहमद? ये इसकी वजह माहिरा का इस तरह से सपोर्ट करना, रिक्वेस्ट करना शायकीन क्रिकेट से, समझते हैं माहिरा वजह बन गई इस सपोर्ट की और इस जीत की? देखिए, जो माहिरा के फैंस हैं ऑब्वियसली उन्होंने माहिरा के कहने पे सपोर्ट किया होगा बाबर आजम को भी और पेशावर। नहीं, इतना देर से क्यों ख्याल आया माहिरा को? ये करना था पहले करते, शुरू में करते, ताकि हालात कुछ बेहतर होते टीम के। आपको नहीं लगता? ये तो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को भी माहिरा से पूछना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो उनकी सपोर्ट को पहले भी वो अवेल कर सकते थे। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, मौके पे चौका लग गया एक तरह से। जहाँ पे जरूरत थी सबसे ज्यादा वहाँ पे अगर सपोर्ट दिखाई गई है और वो सपोर्ट काम कर गई है तो आई थिंक इट्स बेस्ट इन द रिगार्ड ऑफ पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुल्तान के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि रिजवान को भी किसी की सपोर्ट तो चाहिए थी, फैंस की सपोर्ट तो एटलीस्ट उनके साथ थी ही, फिर वो क्यों नहीं चल पाए? इस बार भी हमने देखा कि लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। रिजवान की वही आई गेस मिस्टेक्स हैं कैप्टनसी में भी और एज अ बैट्समैन भी, जो वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब आपकी टीम की ऑनरी टीम कॉम्बिनेशन को अच्छे तरीके से बनाने के बजाय या टीम की परफॉर्मेंसेस पे फोकस करने के बजाय जुबान चलाने पे ज्यादा फोकस रखें तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। जब आप टूर्नामेंट से पहले ही या इनिशियल स्टेज पे बड़ी बड़ी बढ़ के मारनी शुरू कर दें, तो कुछ इसी तरह से हमने देखा है मुल्तान सुल्तान के केस में। और अब तो खैर मुल्तान सुल्तान का सफर खत्म ही हो गया है, लेकिन आई थिंक कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को, रिजवान को भी ये सोचना पड़ेगा कि मुल्तान सुल्तान की वो टीम के जिसने लगातार फाइनल खेले PSL के, आखिर क्या वजह है कि वो ना सिर्फ ग्रुप इस सारे पॉइंट्स टेबल में सबसे बॉटम में है, बल्कि इतने बुरे तरीके से बाहर हुआ है कि शायद ही कोई टीम PSL की हिस्ट्री में इतने बुरे तरीके से बाहर हुई हो। अच्छा, रिजवान की परफॉर्मेंस की तो हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं रही है, लेकिन जहां तक बात पेशावर ज़ल्मी की है तो पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम फिर से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। गो के टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैच जीत भी लिया है, लेकिन लगता है कि माहिरा खान की बात बाबर आजम ने नहीं दिल पे ली। मुझे नहीं पता फिर बाबर आजम ने और किसकी बात दिल पे लेनी है। हानिया आमिर को भी पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ट्राई कर सकती है, शायद उनकी बात हो दिल पे ले लेकिन पूरा पाकिस्तान बाबर की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी करता है और डिमांड भी करता है बाबर से, लेकिन मेरे ख्याल में 24 करोड़ अवाम में से किसी की बात उनकी दिल पे नहीं लग रही। वैसे उनके पास डाटा तो बहुत है, वो हम उनका ऐड देखते रहते हैं और उसके बाद भी अगर वो किसी से बात करके उसकी बात दिल पे नहीं ले रहे तो फिर मेरे ख्याल में दुआई की जा सकती है उनके लिए। अच्छा, क्वेटा के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी पोजीशन से उठते उठते वो टॉप पे आ गई है,
इस्लामाबाद यूनाइटेड जो नाकाबिले शिकस्त थी, उन्हें भी शिकस्त का मज़ा चखना पड़ रहा है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इससे कितनी एक्साइटमेंट बढ़ रही है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, क्वेटा की जो परफॉर्मेंस है वो इसी तरह की एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। उनके बैट्समैन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, उनके तमाम बॉक्सेस टिक हैं। सो ऑब्वियसली ऐसा जब आपका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो तो कुछ 2-3 प्लेयर्स भी अगर ड्यूरिंग द मैच चल जाएं तो आप मैच इजीली जीत सकते हो, और क्वेटा के केस में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और जो मेरे ख्याल में जिस तरह से आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कंसिस्टेंटली चल रही थी उनकी टीम मैनेजमेंट, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी पोजीशन सिक्योर है और हम आगे प्लेऑफ्स के लिए अब सिक्योर हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है या यंग टैलेंट है उसको भी मौका दिया, और उस वजह से उनके अगेंस्ट चला गया। बिल्कुल उनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस अफेक्ट हुई हैं, लेकिन आई थिंक ये अच्छी एक स्ट्रेटजी है, बजाय इसके कि आप प्लेयर्स को बेंच पे ही बिठाई रखें, आप उनको अवेल कर रहे हैं और खिला रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसको इस्तेमाल किया है, या उनके जो प्लेयर्स थे वो बड़े अच्छे थे और आप इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम पहले शुरुआत की अगर बात कर लें तो क्या तब उन्हें नहीं पता था उनका कॉम्बिनेशन क्या है और उन्हें किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से खेलना है, या समझने में इतना टाइम लग गया उन्हें अपने कॉम्बिनेशन को? देखिए, इनिशियली थोड़ा सा टाइम भी लगता है, आपके प्लेयर्स डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, डिफरेंट स्टाइल से खेलते हैं, सो ऑब्वियसली टीम को जेल इन होने में भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, क्वेटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आती रही है, और आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर को अब एक्चुअली भी समझ आ गया है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट में ही है। जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, चाहे आप फिल एलन से लेके एंड तक अगर आप देखें तो वो तमाम प्लेयर्स ऐसे हैं उनके पास जो कि एग्रेसिव माइंड के सेट के साथ उन्होंने जब भी क्रिकेट खेली है अटैकिंग अप्रोच के साथ, तो वो क्वेटा के हक में बेहतर साबित हुई है। जहां क्वेटा थोड़ी सी डिफेंसिव होती है, देखिए हर प्लेयर की एक गेम होती है। अब फिल एलन की एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग है, तो अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो रुक रुक के खेलेगा तो वो फेल ही होगा। इसी तरह सऊद शकील भी हैं या बाकी प्लेयर्स भी हैं, तो वो जिसका जो माइंड सेट है वो अगर उसके अकॉर्डिंग खेलेगा, अपनी नेचुरल गेम खेलेगा, तो ऑब्वियसली उसका फायदा होता है। तो आई थिंक जैसे जैसे टूर्नामेंट गुजरता गया उनकी टीम के प्लेयर्स अच्छी तरह से जेल इन भी हुए और अपने पोटेंशियल पे खेल रहे हैं, दैट्स व्हाई उनको कामयाबी मिल रही है। अच्छा, अभी दूसरे नंबर पे आपको क्या लगता है कि क्वेटा सस्टेन कर पाएगी पहली पोजीशन, और फिर उसके बाद अगर बात की जाए, अगर सेमीफाइनल्स की बात की जाए, तो दूसरी टीम आपको कौन सी लग रही है, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में से? देखें, एक तो कराची मेरे ख्याल में चली जाएगी आगे इजीली, क्वेटा और इस्लामाबाद तो आगे ऑलरेडी गई हुई हैं। दूसरा, अब पेशावर और जो लाहौर का मैच है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेशावर ने मुल्तान को अगर हराया है तो उनके पास एक मैच हारने का मार्जिन है, लेकिन वो मैच कराची वाला है, क्योंकि अगर पेशावर लाहौर से आती है तो लाहौर के 11 पॉइंट हो जाएंगे, और कराची से अगर जीत भी जाए पेशावर तो 10 पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो आई थिंक कि जो लाहौर और पेशावर का मैच है वो डू एंड डाई है, वो जो भी जीतेगी टीम वो आगे चली जाएगी। और इसमें ये है कि अब इस पे उसी दिन पता चलेगा कि कौन सी टीम जीती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जिस तरह से लाहौर की टीम में एक डिप आया है परफॉर्मेंसेस में, और यहाँ से पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंसेस थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं, सो मुझे लगता है कि पेशावर के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पेशावर की बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं बाबर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि वो एक बड़ा मैच है। आप हर मैच में ना एक्सपेक्ट करें कि सैम अयूब या मोहम्मद हारिस या आपके वो प्लेयर्स जो लगातार चलते आ रहे हैं वो आपको हर मैच में परफॉर्म करके देंगे। बाबर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद कि बाबर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे थे कि पहले मैच में 0, फिर दूसरे मैच में 1, फिर दूसरे मैच में तीसरे मैच में 2, और उसके बाद हमने देखा कि बतदरीज बेहतरी आई और 40 रन 50 रन तक वो गए, लेकिन एक बार फिर से परफॉर्मेंस ना होना, उनकी बैड पैच उनका शुरू हो जाना, बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि रात का अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और वो मुस्कुराते हुए ग्राउंड में आए, और लग ये रहा था कि इस बार तो जो है ना वो कुछ
कमाल करके दिखाएंगे और पुराने वाले बाबर आजम हमें नजर आएंगे, लेकिन देखने को फिर वही बाबर आजम मिले जो हम पिछले कई दहाइयों से देखने के आदी हो गए। हमें लग रहा है कि अब बाबर आजम जो है वो शायद यही परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अब अगर दोनों की बात कर लूँ, दोनों कप्तानों की, अभी मौजूदा कप्तान और साबिका कप्तान, तो लगता है कि अब टीम से बाहर से ही नेशनल टीम में भी इनकी जगह नहीं बनती है। देखें, बाबर की जहां तक परफॉर्मेंस की बात है इंडिविजुअली, तो बाबर आजम का आई स्टिल बिलीव कि वही प्रॉब्लम है एक साइकोलॉजिकल डाउनफॉल का, कि वो जब भी आता है उसको यही डर होता है कि मैं आउट ना हो जाऊं। जब एक प्लेयर इस माइंडसेट के साथ आएगा तो ऑब्वियसली उसने कितनी देर सस्टेन कर लेना है पिच पे। बाबर का जो पहले एक टेक्निकल प्रॉब्लम था वो ये था कि ऑफ स्टंप से अगर तीसरे चौथे स्टंप पे बाहर की तरफ अगर बॉल होता था तो बाबर कॉट बिहाइंड या स्लिप में कैच दे बैठते थे। अब बाबर का टेक्निकल फॉल्ट ये है कि हल्की सी बॉल अगर इन स्विंग हो तो बाबर से नहीं खेली जाती, और खासतौर पे विकेट टू विकेट बाबर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। आमिर ने भी उसको इसी तरह आउट किया, डेविड विली ने भी इसी तरह आउट किया। अगर आप कल के मैच में भी देखें तो वो हल्का सा स्विंग हुआ और बिल्कुल विकेट टू विकेट बहुत तो किस तरह से अहमद बाबर को किस तरह से बाहर लाया जा सकता है इस सिचुएशन से, क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर। आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में जब फ्रेंचाइजीज के साथ जो कोचेज होते हैं या जो बैटिंग कंसल्टेंट होते हैं वो होते हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हों। हम लोग अभी तक 92 के वर्ल्ड कप के खुमार से ही बाहर नहीं आए। अब मुझे आप एक बात बताएं, इंजमामुल हक ने कितनी T20 की क्रिकेट खेली है कि पेशावर जल्बी ने उनको बैटिंग कंसल्टेंट रखा हुआ है। मुझे कोई आप बता दें कि ऐसा प्लेयर जिसने कपिल देव के टाइम में वर्ल्ड कप जिताया है और वो IPL की किसी भी फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहा हो, खुदा के लिए इस 92 वाले फीवर से बाहर निकलें। इसी के आपको प्लेयर्स हर जगह नजर आ रहे होते हैं और हमारी क्रिकेट की सत्यानाश की भी सबसे बड़ी वजह ये है आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं, अब्दुल रजाक हैं, इमरान नसीर हैं, इस तरह के प्लेयर्स को लेके आए कि जिनका अपना भी, जिन्होंने T20 खेली है या उसमें वो कामयाब रहे हैं, उनका एक सक्सेसफुल कैरियर रहा है। अब मुझे नहीं समझ आती कि इंजमामुल हक साहब पेशावर जल्बी में क्या कर रहे हैं या मुश्ताक अहमद साहब क्या कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा तो आपके प्लेयर्स भी, चाहे जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हों, वो स्ट्रगल करते रहेंगे। इतने बड़े बड़े मेंटोर्स को बिठाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। जिस 92 के आप कप की बात कर रहे हैं वो तो हमारे जोड़ों में इस तरह से बैठा है, उसका खुमार अभी तक नहीं जा रहा, पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुका है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर इश्यूज भी हैं, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और बात कर लेते हैं आप सबके पसंदीदा टॉपिक की। और हर खातून की और हर टीनेजर की ख्वाहिश होती है कि उसकी जल्द जो है वो तरोताज़ा रहे, चमकती रहे, फ्रेश रहे। लेकिन ना सिर्फ खवातीन की, मर्द हजरात की, मर्दों की, मतलब यंगस्टर्स की अगर कहा जाए ज़्यादा बेहतर है कि वो जितने भी टीनेजर्स होते हैं, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन तरोताज़ा रहे। वो एज भी ऐसी होती है ना, ख्वाहिश होती है। लेकिन जो एक्सपायर क्रीम है या कॉस्मेटिक्स है, उनके इस्तेमाल से तबाह भी हो सकती है। बहुत हमें पता नहीं होता, हम कॉस्मेटिक्स खरीदते वक्त आप चेक नहीं करते, एक्सपायरी नहीं देखते, एक्सपायर होने वाली है, कितने मंथ बाकी हैं और क्या वो आपके चेहरे के लिए सूटेबल है या नहीं। और जब आप खरीद लेते हैं और अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की तरफ रुजू करना पड़ता है। और उससे पहले इससे बचा कैसे जा सकता है, किस तरह से चेक किया जाए कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, एक्सपायर्ड तो नहीं है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक सर्जन हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो मसला है, खवातीन, बच्चियां हमारी, मर्द हजरात, एक तो क्रीमें या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, उसके बाद साल हर साल उसको चलाते हैं। क्या ये साल हर साल चलाई जा सकती हैं और इनकी एक्सपायरी होती है, किस तरह से इसको देखा जा सकता है? जो भी अच्छी कंपनी है, पहले तो ये कोशिश करें उस कंपनी का स्किन केयर प्रोडक्ट ख़रीदें जो या तो डेवलप किसी पढ़े लिखे बंदे ने की हो, डॉक्टर ने की हो, या किसी फार्मासिस्ट ने, या कोई उसका जो स्पेशलिस्ट हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में चूँकि ये रेगुलेट नहीं है अभी चीज़ें, और अक्सर दुनिया में नहीं हो सकती। अब मेकअप को कैसे रेगुलेट करेंगे, लेकिन FDA ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो जो अच्छी कंपनी है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक ख्याल रखती हैं कि वो अपनी उन क्रीम्स को एक ख़ास किस्म के, समझ लें एक फ्रिज नुमा चीज़ होती है, उसमें रख देती हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ये होती है जो कि आपने एक दवाई बना ली, वो चाहे दवा हो चाहे मेकअप हो, कोई भी चीज़ हो,
वो कितने अरसे तक कितने टेम्परेचर पे ठीक रहेगी। ठीक है। काफ़ी दफ़ा मुझे कहते हैं एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। एक्सेलरेटेड जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ये होती है कि हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको दवा को एक ख़ास किस्म के फ्रिज में रख देते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है, राइट। मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। तो वो जो है वो बेसिकली जिस तरह इनक्यूबेटर होता है वो उसमें रख देते हैं हम, और वो जो उसको कहते हैं स्टेबिलिटी चैम्बर है। तो स्टेबिलिटी चैम्बर में रख दी उसने, उसको काफ़ी 50 डिग्री फॉर एग्जांपल 45 डिग्री 50 डिग्री 55 डिग्रीज पे उसको रखा और देखा कि वो कितने दिनों में उसकी हम कहते हैं फेज सेपरेशन हो जाती है। आपने देखा काफ़ी दफ़ा अगर क्रीम्स या आप कुछ अरसे 2-4 साल पड़ी रहें तो ऊपर एक लेयर पानी की तरह की आ जाती है और नीचे एक जो है उसके अज्जा अलग अलग हो जाते हैं। जी, वो अलग अलग अज्जा हो जाते हैं। अब जो अलग अलग अज्जा होना जो है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है विजुअली कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, ये ठीक नहीं रही। ठीक है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप अच्छी किसी कंपनी की लेते हैं तो आप अब बल्कि हमने एक ये शुरू किया हुआ है, हमारा एक समझ रहे हैं प्रो बोनो काम है, इसमें हम कोई मुनाफा नहीं कमाते, कोई लोगों से पैसे नहीं पूछते, कि हमने एक UAN लाइन मुकर्रर कर दी हुई है कि अगर आपको कोई जल्द का मसला हो या आपने ख़ास तौर पे कोई जल्द की प्रोडक्ट यूज़ करनी हो तो आप हमसे फ्री मशवरा। अरे वाह डॉक्टर साहब, एक बार रिपीट कर दें वो नंबर कौन सा है? 03-111 077 03-111 077 अरे वाह, ये इस पे राब्ता करके कोई भी अपना मसला पूछ राय ले सकते हैं डॉक्टर। इसमें कोई हम पैसे नहीं लेते। जबरदस्त। फर्ज करें आपने एक सनस्क्रीन लगानी है, आप कहते हैं मैं कौन सी सनस्क्रीन लगाऊं, तो हमारी नाकिस राय में जो होगा हम आपको बता देंगे। जबरदस्त। अगर कोई एक मॉइस्चराइज़र है और आप कहते हैं मैं मॉइस्चराइज़र लगाना चाहता हूँ तो हम आपको 3-4 ब्रांड्स बता देंगे और आप कहेंगे जी आप इनमें से कोई लगा लें। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ये जितनी चीज़ें चाहे मॉइस्चराइज़र ही क्यों ना हो, इसमें तमाम चीज़ों में जरासीम के उगने का चांस होता है जब आप इसको शेल्फ पे रखते हैं। ठीक है। अब उसके लिए हम इसके अंदर समझ लें एंटीबायोटिक नुमा चीज़ें डालते हैं हर उस प्रोडक्ट में जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजर्स। अब स्टेबलाइजर्स दो तरह के होते हैं, एक तो है कि उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक रखे और एक है कि कोई वहाँ उसके अंदर जरासीम को ना उगने दे। ठीक है। अब ये चीज़ें जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल हैं, कि उसमें जरासीम भी नहीं उगेगा, ना बैक्टीरिया ना फंगस ना। अब ये चीज़ें जो इनकी अपनी भी तो एक लाइफ है ना, ये जब काम करना जब एक्सपायरी हो तो एक्सपायरी को लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। काफ़ी तो एक्सपायरी लिखी नहीं होती। जो अच्छी कंपनियां दुनिया में वो करती हैं, वो कहती हैं कि जी सिर्फ हमारी डेट नहीं है बल्कि डेट उस वक्त से जब आपने ओपन की है वो चीज़। तो आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट को देखेंगे तो नीचे एक छोटा सा डब्बे का निशान बना होता है और उसका ढकना खुला होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि 24 मंथ्स या 24M या 6M। उसकी कैप के अंदर लिखा होता है। नहीं। एक जो डब्बा है उसका जो लेबल है उसके ऊपर एक छोटा सा निशान बना होता है नीचे करके, जो आपने बड़ा छोटा सा होता है, जहाँ लिखा होता है ना मेड इन फ्लां, ये वहाँ पे एक छोटा सा निशान बना होता है। कैप ओपन होगा? नहीं, उस तस्वीर एक छोटी सी बनी होती है। ठीक है। वो तस्वीर होती है खुले हुए डब्बे की। ठीक है, कि जिस तरह डब्बा एक है गोल और उसका ढकना खुला हुआ है। बिल्कुल होता है ना। अच्छा, अब मसला है कि वो लोगों को पता नहीं होता क्या निशान है। तो वो जो डब्बा खुला होता है और नीचे उसके अंदर एक लिखा होता है फॉर एग्जांपल 24M। इसका मतलब है डब्बा खुलने के 24 माह के अंदर उसको आप इस्तेमाल कर लें, वरना वो खराब हो और जाएगा। अक्सर ये जो पिक्चर आप बता रहे हैं ओपन बॉक्स की, ये स्कैनिंग कोड के करीब कहीं बनी हुई जी होती है जिससे आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह स्कैनिंग कोड के करीब बनी होगी, जो पिछली तरफ है वहाँ बनी होगी। तो वो जो कोई भी अच्छी कंपनी का वहाँ लिखा होता है कि जब आपने ओपन कर लिया तो 6 मंथ 6M 12M, वो M का मतलब। तो अगर डेट मेंशन नहीं है तो आप इसका ख्याल इस तरह रखना से चेक जरूरी कर है। सकते हैं कि अगर वहाँ पर मेंशन है तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें तो वैसे ही आप ठीक है। और पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स है ना, हम लोग काफ़ी तो इनको बड़ा डिग्रेड करते हैं। मैं 15 साल अमेरिका में रहा हूँ और मैं बहुत सारी कंपनीज को मैं खुद, हम लोग बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइज़ करते हैं कि जी आप इसको इस तरह कर लें। देखिए कंपनीज की ख्वाहिश होती है कि उनके प्रोडक्ट्स चलें और ज़्यादा वो बिकें, लेकिन उस बिकने में कोई हर्ज नहीं है, वो हलाल है काम, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की जो डिटेलिंग है कि उसमें क्या पड़े कितना पड़े, वो अगर हम सही कर लें तो हमारी प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर हैं। एक तो हमारे पैसे ज़ाया नहीं होते, दूसरी हमारी स्किन जो है वो डिफरेंट है। यही वजह है हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग रातों रात जो है वो गोरा करने वाली क्रीमें बनाने पे यकीन रखते हैं। तो जो हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं फिर उसके ऊपर उस तरह से रिलायबिलिटी नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं इसके अंदर भी क्या क्या स्टेरॉइड्स यूज़ ना हुए हों, कुछ इस तरह के केमिकल्स यूज़ ना हुए हों। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम मेकअप करते हैं डेली बेसिस पर,
पर स्कूल कॉलेज वाले अब तो बच्चे भी करते हैं। अब जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे तब तो इस बात का कोई था ही नहीं, ख्याल होता था कि आपने मेकअप करके जाना है। लेकिन आजकल की बच्चियां या बच्चे मेकअप के बगैर या सनस्क्रीन लगाए बगैर या मॉइस्चराइज खुद को किए बगैर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते। हम अपनी बात करें तो मेकअप के बगैर हमारा गुजारा नहीं है कि हमने स्क्रीन पर आना है। इसकी क्या एहतियात है कि क्या किया जाए अगर हमने 8 घंटे 6 घंटे मेकअप में रहना है तो क्या किया जाए? देखें, अच्छी प्रोडक्ट के साथ एक और चीज़ लिखी होती है कि आप अक्सर आप देखेंगे जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, हम अमेरिका में भी जिस तरह हम लोग एडवाइस करते थे कंपनीज़ को, तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट वो यही वाला सवाल ये कंपनीज भी पूछती हैं। तो अच्छी प्रोडक्ट्स पे ऊपर एक लाइन लिखी होती है जहाँ पे है ना कि कैसे इस्तेमाल करना है, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है जो आपने काफ़ी दफ़ा लोग इग्नोर कर देते हैं। चंद लाइनें यह लिखी होती हैं कि आप इसको पूरे चेहरे पे लगाने से पहले आप किसी ऐसी जगह जो कि नज़र ना आने वाली हो, बाजू के दरमियान में या टांगों के कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे नज़र ना आती है, जहाँ जिल्द बारीक हो, वो एक पैच टेस्ट हो जाता है। एक पैच टेस्ट, एब्सोल्युटली, कि वहाँ पैच टेस्ट आप कर लें, वहाँ लगा लें 1-2 दफ़ा। अगर आपको कोई इरिटेशन ना हो, रेडनेस ना हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वही चीज़ अगर मैंने आपको इस तरह बताया, मैं तो 15 साल अमेरिका में काम करता हूँ, तो वहाँ पे वही फॉर एग्जांपल रेटिनॉल सीरम है, वो मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, उसके अंदर रेटिनॉल ही होता है। अब रेटिनॉल तो होता है लेकिन उसकी इरिटेशन को बचाने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप रेटिनॉल को जेल की सूरत में लगाएंगे तो ज़्यादा खुश करेगी, लोशन की या सीरम की सूरत में लगाएंगे तो कम खुश करेगी। लेकिन अब उस सीरम में बनाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाल सकते हैं, ऐसी अदविया डाल सकते हैं जो एक्चुअली मुसलमानों की ईजाद कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा काटूंगी कि आपने जो बात की ना कि हम टेस्ट कर लें, पैच टेस्ट कर लें, 1-2 दिन आप उसको यूज़ करें उसके बाद जाके ख़रीदें। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो यही करते हैं। अगर आप बाहर से कोई आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो वो बाकायदा आपको ट्रायल के लिए आपको कहेंगे कि आप एक दफ़ा लगा के आप घर जाएँ, मेकअप भी है इवन, या कोई भी कॉस्मेटिक्स है तो आप लगा के उसको पैच टेस्ट करें, उसके बाद आप वापस आएँ और अगर आपको वो सूटेबल लग रहा है, क्योंकि आप उसी वक्त तो वैसे ही आंखें बंद करके नहीं, ब्लाइंडली नहीं आप खरीद सकते। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सीन नहीं है, आप प्रोडक्ट खरीद कर घर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर भी अच्छी कंपनीज ऐसी ही करती हैं। वो कहती हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लें, आप इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले इसका पैच टेस्ट कर लें। इंटरेस्टिंगली पैच टेस्ट बहुत कम लोग हैं जिनका ख़राब आता है और अच्छी कंपनीज फिर उनको रिप्लेस कर देती हैं दवाई को, या ये भी कहती हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा है आप उससे बात करें। तो देखें, वो सिर्फ पैच टेस्ट तो हो गया, फ़र्ज़ करें 100 में से एक बंदा था जिसको वो सूट नहीं की, अब हमने उसका करना क्या है? वहाँ पे तो एक किस्म की इरिटेशन शुरू हो गई ना। तो अच्छी कंपनीज फिर उनको बताती हैं कि आप इस तरह करें, इसके ऊपर दवाई लगा लें। बहुत कम हो रहा है लेकिन होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एक्सपायर मेडिसिन का या किसी क्रीम का, कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर लेना है, ये किस हद तक डैमेजिंग हो सकता है? क्या इससे कैंसर भी हो सकता है? अच्छा, नुकसानदेह भी हो सकता है? जी हाँ, कैंसर एक्चुअली एक्सपायर्ड प्रोडक्ट के यूज़ करने से ना होने के मुताबिक बराबर होगा। वो उसकी कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। होता कैसे, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका में ज़्यादा जी प्रॉब्लम ये है कि जब आपने फ़र्ज़ करें आपने एक सनस्क्रीन ली और अब आप आराम से खुल के बाहर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मेरी तो जिल्द पे कोई मसला ही नहीं हो रहा। गोरी जो जिल्द है उसमें कैंसर का अंदेशा ज़्यादा होता है। जो धूप है उसमें 3 तरह की शुआएं हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और विजिबल लाइट। विजिबल लाइट है जो आपकी लाइट, जो नज़र आने वाली लाइट है। अल्ट्रावायलेट ए और बी जो है वो नज़र नहीं आती, वो शुआओं की सूरत, वो नहीं है उन्हीं शुआओं में, सूरज की रोशनी में वो भी होती है, विजिबल नहीं है, लेकिन वो विजिबल नहीं है। ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो है स्किन का कैंसर भी कॉज करती हैं और जिल्द को गाढ़ा भी करती हैं। हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं या हम जो एडवाइस करते हैं पाकिस्तानी स्किन में, हमें स्किन का खतरा, जिल्द का कैंसर का खतरा ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारा जो रंग है हमें चाहे बुरा लगता है गाढ़ा, लेकिन वो हाँ जी गंदमी रंग जो है हमारा हमें शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्लेसिंग अल्लाह की, ये हमारी अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी से बचा लेता है, अल्लाह में उसको अब्जॉर्ब करा देता है। अल्ट्रावायलेट सी जो है, सही एज जानना चाह रही हूँ मैं कि लड़कियाँ जो मेकअप करती हैं, बच्चियाँ, उनके लिए थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें कि जो बड़ी शौकीन है मेकअप की, कौन सी ठीक एज है, बिल्कुल एग्जैक्ट एज जिस पे मेकअप शुरू कर लेना चाहिए और स्किन के ऊपर आपको ज़्यादा वो नहीं, खतरनाक नहीं आपके लिए साबित होगा, डैमेज नहीं करेगा। देखें, मेकअप करने में कोई अर्ज नहीं होता जब तक कि वो 2 चीज़ें ना करे। नंबर 1 तो आपको एक्नी कॉज ना करे, तो पोर्स को ब्लॉक ना कर दे। नंबर 2 आपको इरिटेशन ना करे। अगर आपके कोई ऐसा मसला है जिसे आप मेकअप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, आप ज़रूर कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके पोर्स को ब्लॉक ना करे ताकि दाने ना हो, चूँकि बच्चों उस दाने वाली एज होती है उनकी, कोई 17-16 से लेके कोई 25 साल तक ये दाने होने की एज है। अगर आप उस एज में एक ऐसा मेकअप भी करेंगे जिससे दाने निकल रहे हैं और बढ़ जाएगा, तो और बढ़ जाएगा।
दूसरा ये कि सन ब्लॉक, अगर आपके बच्चे का रंग ज़रा सफ़ेद है और आपका रंग सफ़ेद है तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। ये सबसे आसान तरीका कौन सा है। सन ब्लॉक है वो बता दें अगर। हाँ जी, सन ब्लॉक जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्स ब्लॉक एक बड़ा मशहूर है। अब ये वाले जो हैं मैक्स ब्लॉक हो गया, ये ऐसे बहुत सारे सन ब्लॉक और हो गए। इसमें एक चीज़ को आना बड़ा ज़रूरी है कि उसमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और विजिबल लाइट जो है तीनों के खिलाफ होनी चाहिए मुदाफ़ियत। ठीक है। 99% सन ब्लॉक जो बनते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, वो विजुअल लाइट जो है ना, जो आपकी विजिबल लाइट है उसके खिलाफ नहीं बनते। अच्छा, उसका तरीका क्या देखने का कि आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि क्या वो सन ब्लॉक आपके बेस के तौर पे यूज़ हो सकता है या फाउंडेशन के या कंसीलर के होना चाहिए, आप कह रहे हैं? होना चाहिए। अगर वो बेस के तौर पे हो सकता है, इसका मतलब है उसमें मोर देन लाइकली एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड। वो डला हुआ है और अगर आयरन ऑक्साइड डला हुआ है तो वो बेस के तौर पे यूज़ हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी लाइट है स्किन और आपने डार्क बेस लगा दी तो बुरे लगेंगे, तो वो वाले सन ब्लॉक मुख्तलिफ शेड्स में आते हैं। अच्छा। तो आप विजिबल ब्लॉक, अगर आपको पिगमेंटेशन का मसला है तो आप ज़रूर लगाएंगे वो जो कि बेस के तौर पर, एक तो आपकी वो छाइयाँ छुप गई, लेकिन हमारा मकसद उसको छाइयाँ छुपाना नहीं है बल्कि वो प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन चीज़ों का ख्याल रखिए, एक्सपायर मेडिसिन या कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम के लगाने से आपकी जिल्द नुकसान। और आपको ये भी बता दिया है कि किस तरह से आपने अपने लिए सन ब्लॉक चूज करना है। डॉक्टर रहनुमाई में आप लोग वो अपने लिए बेहतरीन सन ब्लॉक लिस्ट। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। एक और अहम डेवलपमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 12% से कम करके 11% कर दिया। तवक्को ये थी कि 0.5 किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी कमी है। उम्मीद करते हैं कि इससे इन्वेस्टर जो है उनका एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल जी, और शरह सूद में ये कमी, मुसलसल कमी जो है वो की जा रही है और महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर कैस साहब आपको। डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं, वैसे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद भी बहाल होगा। बात ये है जी कि मैं सारी ये प्रोसेस तो बहुत पॉजिटिव है। 22% से आहिस्ता आहिस्ता 11% पे लेके आए हैं। मेरा ये ख्याल था कि एक ही दफ़ा 9% पे ले आते ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता कि वो स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको पता हो कि जो है वो अपनी प्लानिंग कर सकें अगले साल के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन रेट को देख के जो भी नीचे आया हुआ है स्टेट बैंक ने ये किया, तो ये बड़ा पॉजिटिव है इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इससे अब देखना तो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे लेती है। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा इसको बेहतर समझेगी कि ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, इससे एतमाद बहाली में मदद मिलेगी, या फिर एकदम से अगर आप बता रहे हैं कि अगर इसे गिराया जाता तो उसके साइड इफेक्ट नहीं हो सकते थे आपके ख्याल में? जी जी, टेक्निकली देखें हर एक्शन के साइड इफेक्ट हैं, बट एट द सेम टाइम वो इन्फ्लेशनरी होते, मगर हमें इस वक्त दो किस्म की इन्फ्लेशन होती है। एक डिमांड पुल होती है, ये सारी डिमांड पुल को ठीक कर रही है कि चीज़ जो कीमतें नीचे आ रही हैं। दूसरी कॉस्ट पुश है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो कॉस्ट पुश बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो कॉस्ट भी नीचे आती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स जो हैं प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर हो जाएं। अगर सिंगल डिजिट पे आ जाएं तो फिर ये होगा कि आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी। अभी आप देखें कि इररिस्पेक्टिव के इंटरेस्ट रेट 12% पे आ गए थे, अब 11% पे आए हैं, मगर इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो माइनस ग्रोथ दे रही है। दुरुस्त, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कहा ये जा रहा है कि करंट अकाउंट जो कि हसारे में जा रहा था, अब 1.2 अरब डॉलर सरप्लस में जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम तरसीलाते ज़र का देखें तो वो भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। तो क्या यही वजह है जो ये पेशरफ्त अभी सामने आ रही है इसके पीछे? जी देखें, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज IMF के प्रेशर पे एक खास सीमित पे हैं जो पॉजिटिव है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ा स्लो है ये प्रोसेस। हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी जो है वो तेज़ रफ्तारी में लेके जानी है ताकि हम बड़ी जल्दी उस पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां हम G20 के करीब चले जाएं।
अभी अगर आपकी एग्रीकल्चर जो है वो पानी के मसलों में फंसी हुई है, बारिश भी नहीं हो रही, इंडिया ने बंद कर दिया आपका पानी। जी जी दूसरी तरफ फ्लड्स भी आते हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, और इंडस्ट्री जिसने डेवलप करना है, जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, जिसने ग्रोथ देनी है, उसमें मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि आपकी जो है सरप्लस हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट एट द सेम टाइम हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब ये फैक्ट्रियां बताइएगा कि अभी समझ रहा हूँ ये। बजट की आमद है उसके मैं ये लिए समझता हूँ कि ग्रेजुअली नहीं, जी इमीडिएटली 8-9% ले आना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये जो आप इमीडिएटली कुछ कह रहे हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपकी राय गवर्नमेंट को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए, लेकिन बजट के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस इकदाम के बाद? क्या आने वाला बजट आवाम के लिए एक बार फिर से महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा, जो कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा रुकी हुई थी, या उसमें मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा था, या फिर इस बार भी बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? देखिए, 2-3 चीजें तो हुई हैं कि जो है शायद बिजली के टैरिफ्स नीचे लाए गए हैं, इंडस्ट्री के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी बड़ी ग्रेजुअली 50 पैसे, फिर 1 रुपया, अब 2 रुपए नीचे आए हैं, और नीचे अगर आ जाएं। गैस की प्राइसेस गई हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो नीचे नहीं आई। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज जो हैं हमारी 0.3% पे इन्फ्लेशन आ गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अगला बजट है वो टेक्निकली तो क्योंकि आपकी फिस्कल स्पेस को बढ़ाना है तो टैक्स तो लगेंगे, और ज्यादा डॉक्टर साहब टैक्सेस तो लगेंगे, महंगाई भी इसका मतलब है फिर से बढ़ेगी। नहीं कर सकते कि आम आदमी को जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती, मैं नहीं समझता कि जब तक कुव्वत खरीद नहीं आम आदमी की बढ़ेगी तब तक तो वो उसके लिए महंगाई ही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो एक स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है, नहीं पहुंची, इन्फ्लेशन की भी नहीं पहुंची। जी जी, स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि 27 जनवरी 2025 मेरा ये को ख्याल है कि अगला बजट थोड़ा सा मुश्किल फिर से होगा, 10% चीजें बढ़ा दी जाएंगी, आमदनियां भी बिल्कुल ठीक टैक्स भी बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 माह में शरह सूद जो है वो मजीद 1% कम की जाएगी, और अभी अगर 25-26 से 12% पे लाई गई है, तो आप समझते हैं जो लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनका भी एतमाद बहाल होगा दोबारा से? आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर ज़ाहिर है वो चलेंगी तो उसके बाद ही जॉब क्रिएट होंगी, आप समझते हैं कि अब दोबारा से उनकी बहाली मुमकिन हो पाएगी इस इकदाम से? देखें, बात ये तो सही है कि बजट तक मेरा ख्याल है कि और नीचे आएगी, 11 से शायद 9% पे आ जाए सारा सूद। मगर जो बात आप कर रही हैं उसमें नई फैक्ट्रियां लगने में कुछ देर लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो लगी हुई हैं इंडस्ट्री, उसको तो शायद जल्दी रिवाइव हो जाए। हालांकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग मुल्क ही छोड़ गए हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ। तो इन अ वे टाइम लगेगा, ये नहीं हो सकता। मेरा जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो और है कि आपकी जो सर्विस सेक्टर है जो 52% है जीडीपी, उसको एक्सपोर्टेबल बना दिया जाए ना, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि जो अब आने वाला बजट है वो भी एक महंगाई लेकर आएगा बजट, और आवाम जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स नहीं है या फिर उनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म होकर रह चुकी है, वो इससे नुकसान उठाएंगे या उनके ऊपर एक मज़ीद प्रेशर बिल्ट होगा। FBR जो है उसके टैक्स महसूलात की अगर बात की जाए तो वो भी बताया जा रहा है 26.3% बढ़ गए हैं, मगर हदफ से फिर भी कम रहे हैं। तो जो टैक्सेस लगाए जाएंगे वो ये अहदाफ हासिल करने के लिए लगाए जाएंगे, हालांकि अभी भी जो महसूलात हैं वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, 3% तो हैं, बढ़ गई हैं, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। देखें, बात यह है कि कोई रिफॉर्म्स शुरू किए हैं FBR ने, उन्होंने शायद एक अब जो उनके एहलकार काम कर रहे हैं उनको 4 सैलरी ज़्यादा देने की भी कोशिश है एंड सच फॉर। टारगेट पूरा उस वक्त होगा जब
इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को प्रॉफिट्स आएंगे, और वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको आप टैक्स कर सकें। आप बार बार सिर्फ जो अभी टैक्स दे रहे हैं लोग, स्पेशली सैलरीड क्लास, उनको बार बार टैक्स लगा के ये टैक्स पूरा नहीं कर सकते। आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। आपको जो है रिटेल को, आपको एग्रीकल्चर को, आपको सर्विस सेक्टर को, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ये टैक्स लग सकता है, लगाना चाहिए और छूट देनी चाहिए उन लोगों को जो कई सालों से अभी टैक्स दिए जा रहे हैं। एमएसपी आप देते हैं उनको जो टैक्स नहीं देते हैं। मेरा ख्याल है कि एमएसपी उनकी पड़ेगी जो टैक्स देते हैं, ताकि दूसरे लोग भी, और सिर्फ जो नौकरी तबका लोग हैं उनसे टैक्स लेने से जो हद वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाना होगा। उनको किस बात की छूट दी जा रही है, जो कि इंडस्ट्रियों पे इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट में उनका कोई नाम ही नहीं है, ना ही वो टैक्स भरते हैं। और जो सैलरीड पर्सन है वो मरे हुए को और मारने वाली बात हो गई, उन्हीं को निचोड़ा जा रहा है। उनमें से कितना कुछ आप निकाल लेंगे। बहरहाल शरह सूद में कमी की गई है, ये खुशाइन बात है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके असरात आएंगे। डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दीगर इशू से बात करते हैं। Stay with us. नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए सिर्फ 15 साल के नौजवान की, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। इलाका भी बहुत खूबसूरत है और उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अजलान बट की हम बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन पर नाज़रीन नंबर 1 सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली इनकी किताब है, मुसन्निफ़ बन चुके हैं और किताब का नाम है जी रीबर्थ थीसिस। बिल्कुल जी, और ये किताब है फिनोमिनन रिजेन्युएट मेडिसिन की इनकलाबी साइंस का मुताला करती है। और कौन जवान नहीं होना चाहता, ये किताब भी इसी के ऊपर लिखी गई है। हमारे साथ मौजूद है अजलान एस बट, मुसन्निफ हैं ये। वेलकम टू शो कहेंगे अजलान आपको। अजलान, पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको इस अचीवमेंट पर, और किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि इस टॉपिक के ऊपर भी किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक है। रीजनरेटिव मेडिसिन, ये क्या फ़वाइद हैं इसके और किस तरह से आप लोगों को इससे आशना कर रहे हैं? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके और आपके व्यूअर्स को। I'm very happy to be on the number 1 Pakistani news network. The Rebirth Thesis delves into the intricacies of medical science, but it's written in a way that's accessible to everyone. It's about understanding the human body and its resilience. और as they say, सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो मैंने भी इस बारे में बुक लिखी है। आम डॉक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, बस हेल्थ का मोहब्बत करते हैं तो ये बुक पढ़ें। अच्छा अजलान, क्योंकि आपने रिजेन्युएट मेडिसिन के ऊपर किताब लिखी है। रिजेन्युएशन जो है बेसिकली आपके स्किन को, आपको जवान रखने का एक तरीका है, साइंसी तरीका है। आपने इसके ऊपर भी, आप क्या कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते या आपको बूढ़े लोग पसंद नहीं थे? किस ख्याल के तहत आपने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये थीसिस लिखे हैं? नहीं, बुजुर्ग के बड़े इज्जत करते हैं सब गिलगित बल्तिस्तान के, but the youth are the ambassadors of the region. गिलगित बल्तिस्तान के पास immense potential है, huge potential, जैसे हर पाकिस्तान में भी है, and all over the world really. But it's up to the younger generation to showcase its cultures, challenges and opportunities to the world. नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं. The youth are the future of this nation. So I think it's very important to being young, and it can be seen as a limitation, but I viewed it as an asset. It brought a fresh perspective. आपको ये तवक्को थी कि ये बेस्ट सेलर बन जाएगी? ऐसे क्या आपने पॉइंट्स और पहलू उजागर किए हैं जिसे दुनिया भर में इतनी पज़ीराई मिली है, इतना पसंद किया गया है? वो क्या चीज़ें हैं हमारे नाज़रीन के साथ अगर आप शेयर करें? जी, ये बुक के बारे में I aim to demystify medical concepts without oversimplifying them. मैंने कहावत के इस्तेमाल किया, एनालॉजीज के इस्तेमाल किया, रियल लाइफ एग्जांपल्स के इस्तेमाल किया, और जी बात को समझने में के लिए उसे दिल से महसूस करना पड़ता है। To understand something, you must feel it with your heart. So मैंने भी इसलिए लिखा है, and my message to young aspiring writers as well is to believe in your voice and use it responsibly. और जैसे कि आपकी बुक का नाम भी and never underestimate your impact.
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपकी बुक का नाम भी रीबर्थ है, तो हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं कि आप ऐसी कामयाबियां समेटें। और अभी तक आपका अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर का आपने खिताब भी हासिल कर लिया है, और अब तक आप ही का जो थीसिस है वो सबसे ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजलान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह से आप अपने काम को जारी और सारी रखिए। और हमारे जो नौजवान, हमारी यूथ है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम बार बार यही कहते हैं कि बहुत पोटेंशियल है, इनको सिर्फ सही ट्रैक देने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए क्या क्या कारनामे बिल्कुल। ऐसे आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नाज़रीन, गज़ा की इस्राएली मुहासरे और इमदाद की बंदिश के बायस वहाँ पे ग़िज़ाई बहरान ख़तरनाक हद तक शदीद हो चुका है। तकरीबन 3 लाख बच्चे हैं जो कि फाका खुशी का शिकार होकर मौत के दहाने पर पहुंच गए हैं। और 3,500 से ज़ायद शीरखार बच्चे हैं जिनकी जानें फार्मूला दूध और गैर जो ज़रूरी ग़िज़ायत है उसकी अदम दस्तियाबी के बायस ख़तरे में है। तो अगर जंग से वो बच जाएंगे, गोले बारूद से बच जाएंगे, तो उनकी जानें भूख और ये जो अफलास है ये ले लेगा। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि गज़ा के अंदर बच्चों की हालत ज़ार पर आलमी बरादरी की खामोशी मुजरिमाना गफलत है, और इंसानी बहरान की जिम्मेदारी पूरी दुनिया पर आयद होती है। जो इस वक्त गज़ा के अंदर हो रहे हैं, हम देखते हैं कि लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं, और बर्तन लेकर जिस तरह से उठाए भागे भागे फिर रहे होते हैं। शहरियों पे बॉम्ब बरसाए जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जहाँ पे वो पनागुज़ीन होते हैं उनके ऊपर, उनके कैंप्स के ऊपर, स्कूलों के ऊपर धावा बोला जाता है, उन पे बम्बारमेंट होती है, और उन तक जो इमदाद पहुंचती है वो इमदाद भी पहुंचानी रोक दी गई है। अद्वियात नहीं पहुंचने दी जा रही, खुराक, बच्चों की खुराक, जिस तरह फार्मूला मिल्क की बात की जा रही है वो नहीं पहुंचने दिया जा रहा। तो इस वक्त लाखों जिंदगियां जो हैं वो अनाज नहीं है जुनेद, वहाँ पर दूध, फार्मूला मिल्क की तो बात बहुत दूर चली जाती है। वहाँ पर तो खाने पीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत आटा घी है वो मौजूद नहीं है। वो इन्फेंट्स के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए तो बुनियादी ज़रूरत है, उसके बगैर तो उनका सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो उनके हो सकता है पेरेंट्स भी ना हो, उनकी माएँ इसका शिकार हो चुकी हों, तो उनकी शहीद हो चुके हैं इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग। और अभी भी इजराइल की जानिब से बमबारी जारी है, और अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस बमबारी में भी शहीद हो चुके हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल है, अगर अभी भी अक़वाम आलम ने इस पर आंखें बंद रखी तो यकीनी तौर पर रोज़े क़यामत हम सबको इसका हिसाब देना होगा। हम सबको बताना होगा कि जब ये इजराइल के गज़ा के अंदर इजराइल का की जानिब से जुराइम जारी थे, या ये जुल्म, ये खून खराबा जारी था, उस वक्त हम सब कहाँ थे? और इस इंसानी बहरान के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं, क्योंकि हम उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे। अक़वाम आलम गज़ा के अवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वो नो मौलूद जो बच्चे हैं जो भूख और प्यास में वहाँ पर पड़े हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं, या वो बच्चे जो हम अपने इस वक्त फुटेज में भी आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से बच्चे बर्तन हाथों में लिए दौड़ रहे हैं खुराक के लिए, जहाँ पर खुराक की या इमदाद की, तिब्बी इमदाद की इंतहाई ज़रूरत है, वहाँ पर इन चीज़ों को रोक दिया जाना ये कितना बड़ा जुर्म है, जो कि बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ने इस वक्त इस पर आवाज़ उठाई है। ऑक्सफैम उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि अगर अब भी अक़वाम आलम, आलमी बरादरी इस पर खामोश रही तो ये मुजरिमाना गफलत होगी। बिल्कुल, एक इंसानी अलमिया को जन्म दिया गया है और तशवीशनाक सूरत हाल है गज़ा की। वहाँ पे लाखों लोगों को घर से बेघर किया गया, उनके इमारतें, उनके स्कूल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हॉस्पिटल्स को तबाह बर्बाद किया गया है, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया। और ये जानबूझ के एक सोची समझी जेनोसाइड है, ये नस्ल कुशी है। उनके बच्चों को, ख़ास तौर पे उनकी ख़वातीन को निशाना बनाया जाना इस चीज़ की निशानदेही है कि इस पूरी जनरेशन को ये ख़त्म करने की मज़मूम कोशिश है। गज़ा की अवाम है वो इस वक्त तिलमिला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास अशिया ज़रूरिया की इस वक्त किल्लत है, उन तक इमदाद नहीं पहुंचने दी जा रही, और जो तंजीमें इमदाद पहुंचा रही हैं उनको बैन किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे दुनिया कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी, ये लम्हा फ़िक्रिया है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी, उन तमाम क़ुव्वतों के लिए जो कि अलंबरदार बनती हैं, ठेकेदार बनती हैं अमन की, लेकिन इस सूरत हाल को देख कर अपनी आँखें बंद किए हैं। मंसूर जाफिर साहब माहिर मशरक़ वुस्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? तकरीबन 3 लाख बच्चे फाका खुशी का शिकार हैं, मौत के करीब पहुंच चुके हैं। इमदाद, कम अज़ कम इमदाद तो पहुंचने दी जाए, वो भी रोक दी गई है। अब तो कौन पुरसान हाल होगा इन गज़ा के अवाम का? इसमें कोई शक नहीं कि गज़ा का बहरान जो है इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अदाद शुमार और हक़ाइक़ वहाँ से आ रहे हैं
उसके अलरगम इसराइल की काबीना ने एक इंतहाई शर्मनाक फैसला जो है वो कल उसकी मंजूरी दी है कि जिसमें गजा की इस्तबाह हाल बस्ती के जिसमें लोग फाका कशी पे मजबूर है, लोग जानवरों का गोश्त खाने पे मजबूर है, उन्हें पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, बच्चों के लिए जो दूध और अदविया उसकी फराहमी नापैद है। तो वहाँ पे इस्तबाह हाल बस्ती को मजीद मुहासरे में लेने के लिए और उस पर लश्कर कशी के लिए इसराइल की काबीना ने जो शर्मनाक इक़दाम जिसकी मंजूरी दी है और जिसमें ऐलान किया गया है कि इस वक्त जो है इसराइल इसकी फौज जो है वो इस गजा की पट्टी पर एक भरपूर अस्करी हमला करेगी और उसके बाद इसराइल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसराइल की फौज को गजा के अंदर रहने का इख्तियार दिया गया है। ये बुनियादी तौर पे नेतन्याहू का एक वो दाखिली एजेंडा है कि जिसके तहत वो अपनी गिरती हुई सियासी साख को सहारा देने के लिए अपनी काबीना में शामिल इंतहा पसंद वज़रा जो है उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इस नौयत के मैं समझता हूँ बोधे इक़दाम जो है उनकी मंजूरी दिलवा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मंसूर जाफर साहब। इसके बावजूद कि इसराइल में इस वक्त आग भड़क उठी है और इस आग पर काबू पाना भी इंतहाई मुश्किल हुआ हुआ है, इसराइल को खुद अपने अंदर जिन मुश्किलात का सामना है उसके बावजूद गजा के अवाम के साथ इस तरह के इक़दाम किया जाना क्या कोई रोक पाएगा अब? इसमें कोई शक नहीं कि रोकने के लिए तो बहुत सारी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, लेकिन इस वक्त उन कुव्वतों और ताकतों को मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो एक रेड कारपेट बिछाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो ताकतें कि जो इस तमाम जिसे कहना चाहिए तबाही और बर्बादी को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इस तमाम जो गजा पर होने वाली लश्कर कशी जो है उसके लिए लवाजमा फराहम करने के हवाले से, तो वो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं, क्योंकि उनके साथ उस नौयत के माहिदे और उस नौयत की चीज़ें कि जिसके नतीजे में गजा को एक वाटर फ्रंट बनाने के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम हैं उसको शायद कोई अमली शक्ल देना ज़्यादा मकसूद है। इसी वजह से मंसूर साहब तवज्जो जो है अलमबरदार हैं इंसानियत के या वो जो हम कहते हैं जिनको कि जो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, UN हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा, क्या अब आपको लगता है कि अगर मुस्लिम उम्मा नहीं तो यही किरदार अदा कर पाएंगे? क्या मतलब 2 मार्च से हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल बरकरार है, वहाँ पर फाका कुशी की, आवाम को खाने पीने की दस्तियाबी नहीं है, अद्वियात दस्तियाब नहीं है, पानी पीने का दस्तियाब नहीं है। 2 मार्च एक लंबा अरसा गुजर गया भूख और फाका कुशी काटते हुए वहाँ की आवाम को, तो क्या अब भी कुछ हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक तो आलमी इदारों का ताल्लुक है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या उसके नीचे ज़ैली इदारे, चाहे वो मुस्लिम दुनिया की जो नुमाइंदा तंजीमें OIC, अरब लीग, वो तमाम के तमाम मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक डिबेटिंग क्लब से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। आज यही डिबेटिंग क्लब जो है आज पाकिस्तान और भारत को इसी नौयत का भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गजा के अंदर एक खुली जंग जो है इसराइल की जंग। बहुत शुक्रिया। लगता यह है कि ये सिर्फ भाषण की हद तक ही महदूद रहेगा। बहुत शुक्रिया मंसूर, हमारे साथ मौजूद थे माहिर मशरक़ी वस्ती अमूर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।